अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन नाइट्रिकम एसिडम है। आज मैं आपको इसके क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिकम एसिडम जो है ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इस दवा की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए एक जुमला काफ़ी है कि ये वो दवा है जिसमें तीनों मियाज़ पाए जाते हैं। हानीमन ने जिन मियाज़ का कॉन्सेप्ट पेश किया, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, इस दवा में ये तीनों मियाज़ पाए जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये एंटीसोरिक भी है, एंटी सिफिलिटिक भी है और एंटी साइकोटिक भी है। इस दवा को जानने के लिए, इस दवा को समझने के लिए आपको सोरा पे कमांड होनी चाहिए, आपको सिफिलिस का पता होना चाहिए, आपको साइकोसिस का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सोरा की, सिफिलिस की, साइकोसिस की मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, आपको गनोरिया का पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि सिफिलिस जो बताते खुद एक मर्ज़ की सूरत में आता है, मियाज़ तो एक अलहदा चीज़ है। जब सिफिलिस मर्ज़ की सूरत में आता है तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और वहाँ हम किस तरह नाइट्रिकम एसिडम को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और ये इसमें हानीमन के तीनों मियाज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि जो हमारा सिफिलिस मियाज़ है, इसके जो फेवरेबल सीड्स हैं, यानी कि जहाँ पर ये अपनी मैनिफेस्टेशन देता है या सिफिलिटिक एक्शन जहाँ पे आते हैं, मियाज़ अगर नहीं भी और मर्ज़ की सूरत में पाया जा रहा है या मियाज़ की सूरत में हमारे सामने आ रहा है, तो हमारा मुँह, स्पेशली हमारे मुँह के जो एंगल्स बनते हैं, जैसे बच्छे जिसे हम कहते हैं, और दूसरे हमारी मकत, इसके ऊपर सिफिलिस का जो एक्शन है सबसे नुमाया है। और इसी तरह आप देखिए कि जो मोके निकलते हैं, वॉट्स निकलते हैं, फिशर निकलते हैं, ये साइकोसिस को ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरह फिस्टुलास हो गए, बवासीर हो गई, या मुंह के हवाले से अगर कोई मसाइल आते हैं या फिशर्स आते हैं तो ये सोरा मियाज़ को ज़ाहिर करते हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ये वो मेडिसन है जिसमें तीनों मियाज़ पाए जा रहे हैं, लिहाजा इसमें आपको सोरा के मसाइल भी मिलेंगे, सिफिलिस के मसाइल भी मिलेंगे और साइकोसिस के मसाइल भी मिलेंगे। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस दवा को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इन मियाज़ को जानते हों, आपको पता हो कि गिनोरिया क्या चीज़ है, गिनोरिया के सिम्टम्स हमारे पास क्या आते हैं, और फिर जब सिफिलिस के ज़ख्म आते हैं हमारे पास, यानी चंकर वगैरह, तो हमने इस दवा को इस्तेमाल किस तरह कराना है। दूसरी बात ये कि ये जो दवा है ये मर्क को, यानी पारे को, मरकरी को एंटीडोट करती है। और सिफिलिस के वो केसेस जिनमें पारे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया गया होता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में पारे को इस्तेमाल करवा दिया गया होता है और उसके नतीजे में जो आप कह लीजिए कि बद असरात आते हैं, ये दवा मरकरी के बद असरात को दूर करती है। यानी मरकरी की अगर ओवरडोज दी गई है पेशेंट को तो ये दवा उस बद असरात को दूर करती है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड की एक और ख़ास पहचान ये है कि जब इसके पेशेंट इम्प्रूव करने लगते हैं, यानी इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं, उसकी इलामात में कमी आना शुरू होती है, तो फिर स्किन की इलामात जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। और वैसे भी अगर हम हेरिंग का जो लॉ है उसको अगर हम देखें तो आप देखिए उसमें जो एक लॉ बयान किया गया है वो ये कि जिस्म के अंदर से इलामात जो हैं बाहर की तरफ आती हैं, यानी अंदर का मर्ज़ ठीक हुआ और जल्द के ऊपर इलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा अगर आप अपने पेशेंट को क्योर कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के दौरान आपका पेशेंट आके आपको ये कहे कि उसके जल्द कोई एरप्शन हो गई हैं, जल्द के ऊपर कोई मसाइल आ गए हैं, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपकी दवा जो है वो बिल्कुल ठीक है और दवा ने काम करना शुरू कर दिया है। पुराने ज़माने में, यानी कि जो ओल्ड स्कूल जिसको कहते हैं,
उस वक़्त इस दवा का दवा नहीं, नाइट्रिक एसिडम का जो सॉल्यूशन था उसको मोकों के लिए, मोकों से बनने वाले जो ट्यूमर्स होते थे उसके लिए, गोश्त खोर फोड़े जो बनते हैं उनके लिए, सिफिलिस के जो ज़ख़म बनते थे या जहरीले डंक जो लगते थे उसमें इसके सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाता था। और इंटरनली इस दवा को, इस सॉल्यूशन को बुखार कम करने के लिए या टीबी में इसको इस्तेमाल किया जाता था, या पेशाब में अगर फॉस्फेट ज़्यादा आता था तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि इसका जो सॉल्यूशन था उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके ब्लैडर में, मसाने में इंजेक्ट कर दिया जाता था ताकि पत्थरियों को तोड़ने के लिए इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाए। नाइट्रिकम जो है बहुत बड़ी मेडिसिन है और इस मेडिसिन को समेटना जो है वो नामुमकिनात में से है। लिहाजा मैं आपको इसके जो मेन आपके लिए जिन चीज़ों के ऊपर, ये इलामात के ऊपर फोकस करती है, मैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूँगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, इनकी मैनिफेस्टेशन, गोनोरिया, ये सब मैं लेक्चर कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इनको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इन तमाम टॉपिक्स पर मेरे लेक्चर्स हैं, आप उनको सुन लीजिए, आप सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस और गोनोरिया को जान जाएंगे। मैं आज आपको सिर्फ नाइट्रिक एसिडम के हवाले से बताऊंगी कि ये दवा क्लिनिकली हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और क्लिनिकली इसके कुछ सिम्टम्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इतने स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर हम आंखें बंद कर कर इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैं हेडिंग वाइज आपको बता देती हूँ, चूँकि मैंने आपको बताया कि दवा बहुत बड़ी है, लिहाजा मैं मेन हेडिंग्स बनाकर आपको बता देती हूँ कि इस दवा को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पेशेंट के हवाले से बता दूँ कि इसके पेशेंट किस तरह के होते हैं। तो याद रखिए, नाइट्रिकम एसिडम के जो पेशेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, ये एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, अपनी सेहत के बारे में इनको तरह तरह के वहम सताते हैं, जैसे ये कि इनको फ़लाँ मर्ज़ हो जाएगा या ये कि इनको हैज़ा हो जाएगा। इनके फ़िक्स्ड आइडियाज़ होते हैं और उसी के ऊपर ये जो है आप कह लीजिए कि जम कर खड़े हो जाते हैं। यानी इन्होंने अगर सोच लिया कि इन्हें फ़लाँ मर्ज़ हो जाएगा तो आप जितना मर्ज़ी इनको समझा लीजिए, ये अपने उस आइडिया को ज़हन से नहीं निकालेंगे और ये उसी बात पे ऊपर जमे रहेंगे कि नहीं, इनको लाजमी टीबी हो जाएगी, इनको लाजमी हैज़ा हो जाएगा, ये पागल हो जाएंगे। यानी इनके आइडियाज़ जो हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं और ये अपनी सेहत के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्हें बहुत ज़्यादा वहम होते हैं और ये बाकायदा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। और इनमें एंग्जाइटी जो पाई जाती है वो तूफ़ानी मौसम के दौरान भी एंग्जाइटी पाई जाती है। ये चौकीदारी, रात की चौकीदारी नहीं कर सकते हैं। अगर इनको रात को जागना पड़ जाए किसी भी हवाले से, चाहे वो चौकीदारी कर रहे हैं या किसी की तीमारदारी कर रहे हैं या इन्हें हस्पताल में रुकना पड़ रहा है, तो इनके लिए ये नामुमकिनात में से होता है। फिर ये हिस्टीरिया का शिकार होते हैं। हिस्टीरिया के हवाले से मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बताया कि ये इसमें हमारे मूड जो हैं वो स्विंग करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट हंसता है, कभी रोता है, मायूस होता है और इसके जो मूड हैं वो गड़ी में तोला और गड़ी में माशा होते रहते हैं। तो इसके अलावा ये लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं, इंतहाई दर्जे के। इनके जो एटीट्यूड है या इनका जो बिहेवियर होता है वो नेगेटिव होता है। इसकी बेसिक वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा कीना परवर होते हैं, नफ़रत अंगेज़ होते हैं, अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। अब देख लीजिए कि ये जितने भी इसकी इलामत आ रही हैं सारी की सारी आपको साइकोसिस में और सिफिलिस में मिलती है कि इनके पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा कीना परवर होते हैं, बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं, जालिम होते हैं, दूसरों को तंग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह नाइट्रिकम के जो पेशेंट हैं इनके बिहेवियर जो है वो मनफी होते हैं, हर वक्त शिकायत करते हैं, खुश नहीं होते किसी चीज़ के ऊपर। और अगर किसी ने इन्हें तंग किया है तो उसके लिए अपने दिल में ग्रज रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं। और अगर कोई इनसे माफ़ी मांग भी ले तो इनके ऊपर उनकी माफ़ी का कोई असर नहीं होता। यानी ये जज्बाती तौर पर कोई असर कबूल नहीं करते हैं कि आपने गलती की या आपको एहसास हुआ कि मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया और आपने उसके बाद माज़रत करना चाहिए, तो ये आपकी उस माज़रत को कबूल नहीं करेंगे। तो ये लोग जो होते हैं ये दूसरों के से बहुत ज़्यादा
नफ़रत करते हैं और नफ़रत अंगेज़ हद तक यानी कि इनके बिहेवियर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। एरोगेंट कहते हैं मुतकब्बिर को, जो लोग बहुत ज़्यादा तकब्बुर करते हैं ना उनको एरोगेंट कहते हैं। एक तो होता है अपना क्या कहते हैं मगरूर होता है, ये मुतकब्बिर होते हैं, एरोगेंट पेशेंट होते हैं। इसके अलावा इसके मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये जो ज़कीउल हिस्सी है इनकी तमाम इलामात के दौरान पाई जाती है, यानी ये सेंसिटिव टू टच होते हैं। इस हद तक ये सेंसिटिव होते हैं कि हल्का सा झटका भी जो है जिसको कहते हैं ना स्लाइटेस्ट जार, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाहर गली में या सड़क के ऊपर अगर कोई गाड़ी गुजर रही है तो उस गाड़ी का शोर जो है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इवन अगर कमरे में कोई चल ही रहा है तो उसके जो फुट स्टेप हैं, अगर फ़र्श के ऊपर उसके कदमों की आवाज़ आ रही है तो उससे भी इनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये हेड का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कंघी नहीं कर सकते हैं, ये जिस हिस्से की तरफ लेटते हैं उस हिस्से की तरफ लेटा जाना इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इवन अगर इन्हें अचानक चलते चलते रुक जाना पड़े तो भी ये चीज़ जो है एकदम से रुकने से जो हल्का सा झटका लगता है, ये बिल्कुल हल्का सा, आप देखिए आप चलते चलते रुके हैं तो आपको कितना झटका लगेगा, इनसे ये स्लाइटेस्ट जो जार है ना ये भी बर्दाश्त नहीं होता। इनकी आंखें जो हैं रोशनी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इनकी ज़ुबान जो है वो भी सेंसिटिव होती है। इवन नरम ग़िज़ा भी जो है इनकी ज़ुबान जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। बहुत ज़्यादा इनको सर्दी लगती है, सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और फिर ये कि इनको नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ का ये शिकार हो जाते हैं, यानी इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि किसी भी बैरूनी असर को बड़ी जल्दी कबूल कर लेते हैं। लिहाजा आपने दो बातें, ये मैंने तफसील थोड़ी बयान की, लेकिन आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक ये कि ये बहुत ही कीना परवर किस्म के लोग होते हैं और दूसरे ये टच से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, यानी इतने ज़्यादा हसास होते हैं कि इनको अगर मौके निकले हुए हैं और वो उसको धोते हैं, अपने हाथ को धोते हैं, तो जब हाथ एक दूसरे के साथ टच करता है, उन मौकों के ऊपर फिरता है तो उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो दो लफ्ज़ अगर आप इनके हवाले से ज़हन में रख लीजिए कि ये कीना परवर होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये दो लफ्ज़ भी इन बातों को बयान कर सकते हैं या उन बातों को समेट सकते हैं जो मैंने अभी इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से आपको बताया कि नाइट्रिकम एसिडम के पेशेंट कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन ऑर्गन्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है, कहाँ पर ये काम करते हैं और कहाँ पर जाकर ये तकलीफ़ पैदा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे जिस्म के उन महारिज के ऊपर है जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में मिलते हैं, यानी हमारी बॉडी के जो आउटलेट्स हैं, जैसे हमारे होंठ हैं, यानी हमारे होंठों के किनारे जिन्हें हम बाछे कहते हैं, हमारे नोस्ट्रल्स हैं, हमारी वजाइनल ऑरिफिस है, फिर हमारी मकत है, हमारा खलक है। तो जो भी हमारी बॉडी के आउटलेट्स हैं जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में मिल रही होती हैं, वहाँ पर इस दवा का ख़ास असर है। और स्पेशली जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिफिलिस जो है किन बॉडी ऑर्गन को ज़्यादा फोकस करता है, वो हमारी मकद और हमारा मुंह है। लिहाजा हमारे होंठ, हमारे नथने, हमारी मकद, हमारी शर्मगाह का बैरूनी हिस्सा, हमारे पपोटे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस दवा में नुमायाँ तौर पर इनके ऊपर असर पाया जाता है। लिहाजा जहाँ कहीं भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में मिल रही हैं, बाछे जो है वो कटी फटी हुई होंगी, ऑरिफिस जो हैं यानी हमारे नथने हैं या हमारी मकद है या हमारी वजाइना है, वो सुर्ख होगी, सूजी हुई होगी और वहाँ पर क्रैक्स पड़े हुए होंगे। मकद में शदीद दर्द पाई जाती है, यूँ लगता है कि जैसे मकद जो है फट रही है, उसमें चीरे लग रहे हैं। और पेशेंट जब स्टूल पास करता है तो वो चाहे नरम स्टूल पास करे चाहे वो हार्ड स्टूल पास करे, उसे लगता है कि जैसे उसकी मकद जो है वो फट गई है। फिशर जो हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं, इतने ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं कि बाकायदा ब्लीडिंग होती है और पहाना करने के बाद पेशेंट को शदीद काटने वाले दर्द होते हैं और ये जो दर्द होते हैं ये 2-2 घंटे तक रहते हैं।
یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ پہانا کر کے آئے ہیں تو نارملی پہانا کرنے کے بعد آپ فراغت محسوس کرتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے. اور نائٹریکم ایسیڈم کا جو پیشنٹ ہے وہ جب سٹول پاس کرتا ہے، سٹول پاس کر کے آتا ہے، چاہے وہ نرم پہانا خارج کر رہا ہے، چاہے اسے قبض ہوئی ہے، 2 گھنٹے تک پہانا کرنے کے بعد اس کو پین رہتی ہے. اور یہ پین کوئی نارمل ہلکی پھلکی پین نہیں ہوتی ہے، وائلنٹ کٹنگ پینز ہوتی ہیں، شدید کاٹنے والے درد اس کو ہوتے ہیں. پھر بواسیر اس میں پائی جاتی ہے. بواسیر جو ہے بواسیری مسے کاٹنے کے بعد اس میں جو ہے وہ بلیڈنگ پائی جاتی ہے. اور پہانا کرنے کے بعد یعنی کہ باولز میں سے بھی خون آتا ہے اس کو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرولیپس جو انائی جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، مقد جو ہے وہ گر جاتی ہے، کانچ نکلنا اس کو کہتے ہیں. تو یہ وہ حصہ، مقد کا وہ حصہ جہاں پر میوکس میمبرین آپس میں مل رہی ہیں، نائٹریکم ایسیڈم کا مین فوکس ہے جہاں پر یہ دوا اپنا اثر رکھتی ہے. لہذا اگر آپ کے پاس فشر کے حوالے سے آئیں، فسچولا کے حوالے سے آئیں لوگ، بواسیر کے حوالے سے آئیں، بواسیری مسے اتارنے کے بعد ان میں بلیڈنگ کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹ آئیں، یا پیشنٹ اگر آپ کو صرف اتنا ہی کہے کہ میری مقد میں شدید درد ہوتا ہے، پخانہ کرنے کے بعد کئی گھنٹے تک میں تکلیف میں رہتا ہوں، اور میری جو مقد ہے وہ سوج جاتی ہے، اس میں کٹ لگ جاتے ہیں، کھچیاں چبھنے سے درد آتے ہیں. یہ کھچیاں چبھنا جو ہے نا، یہ نائٹریکم ایسیڈم کا کریکٹرسٹک ہے، وہ میں آپ کو بھی علیحدہ سے بھی بتا دیتی ہوں. یا ڈائریا کے بعد وہ آپ کو یہ کہے کہ میری جو مقد ہے وہ بہت زیادہ دکھ رہی ہے، زخم بن رہے ہیں، تو وہاں جو آپ نے میڈیسن استعمال کروانی ہے وہ نائٹریکم ایسیڈم استعمال کروانی ہے. کیوں؟ اس دوا کا خاص اثر جو ہے وہ آپ کی مقد کے اوپر اور آپ کے منہ کے اوپر ہے. لہذا مقد کے حوالے سے اور منہ کے حوالے سے جتنے بھی امراض آئیں گے آپ نے نائٹریکم کو نہیں بھولنا ہے. پھر منہ کے حوالے سے جو ہمارے پاس اس کے مسائل آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سانس انتہائی بدبودار ہوتی ہے، تھوک جو ہے اس میں خون ملا ہوا ہوتا ہے، تالو کے اوپر زخم ہوتے ہیں، اور کھچیاں چبھنے سے کے درد ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی لکڑیاں جو ہے نا، چھلتریں چبھنا جس کو کہتے ہیں نا، اسپلنٹر لائک پین، وہ جو ہے یہ اس کا کریکٹرسٹک بھی ہے. اور وہ درد جو ہے پیشنٹ کو ہوتے ہیں. مسوڑے جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں، سوجے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بلیڈنگ ہوتی ہے. اور منہ کے جو کنارے ہیں، مارجن آف دا ماؤتھ جسے باچھے آپ کہتے ہیں، یا جو ہونٹ ہیں وہاں پر بے تحاشا چھالے اور زخم بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو منہ کی میوکس میمبرین ہے یا وہ حصہ مقد جہاں پر ہماری میوکس میمبرین بن رہی ہیں، وہ نائٹریکم ایسیڈم کا مین سینٹر ہے. لہذا اگر آپ کو منہ کے حوالے سے، منہ کے چھالوں کے حوالے سے، منہ آنے کے حوالے سے، گمز کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، زبان بھی اس میں کریکڈ ہوتی ہے، میپ بنا ہوا ہوتا ہے، سافٹ پیلٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، اس میں دکھن پائی جا رہی ہے، درد پائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ چھلترے چبھنے کے سے درد پائے جا رہے ہیں، سپلنٹر پین پائی جا رہی ہیں، تو وہاں ہم نائٹریکم ایسیڈم کو استعمال کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اس دوا میں ہیمریج بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے زخم سے بھی آسانی کے ساتھ خون نکل آتا ہے. خاص طور پر جو اس کا بلڈ ہے وہ سرخ ہوتا ہے، برائٹ ہوتا ہے، یا پانی ملا ہوا خون خارج ہوتا ہے. یوٹرس کی صفائی کروانے کے بعد، صفائی کروانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایبورشن ہوتا ہے یا مس کیریج ہوتا ہے تو پھر یوٹرس کو صاف کیا جاتا ہے، یوٹرس کو اوپن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی صفائی کی جاتی ہے. لہذا اگر صفائی کے بعد بلیڈنگ نہ رکے اور کیپلری لیول کے اوپر بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس دوا کو استعمال کروا سکتے ہیں. اسی طرح اگر بچے کی پیدائش کے بعد یا ایبورشن کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، ہیمریج ہوتا ہے، تو آپ نائٹریکم کو استعمال کروائیے. یوٹرس کے منہ کے اوپر اگر چھالے بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، اور ان میں سے بڑی آسانی کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے.
یہ جو وولوائٹس ہے یا ویجینائٹس ہے جس میں وولوا کے اوپر بہت زیادہ خارش اور سویلنگ پائی جاتی ہے تو اس میں بھی ہم نائٹریکم ایسیڈم کا استعمال کرواتے ہیں۔ پھر اس میں دوا میں نکسیر پائی جاتی ہے اور اس میں جو بواسیر پائے جاتے ہیں ان میں بڑی آسانی کے ساتھ خون نکلتا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایون اس کو جو موقع نکلتے ہیں اگر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ان میں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ جہاں یہ دوا جو ہے مقد کے اوپر اور منہ کے اوپر کام کرتی ہے وہاں اس دوا میں ہیمریج بھی جو ہے وہ بہت نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر میں نے آپ کو 2-3 کنڈیشن بتا دی کہ اگر آپ نے یوٹرس کی صفائی کروائی، ایبارشن ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، یا آپ نے بواسیری موقع جو ہے وہ کٹوائے، اس کے بعد بلیڈنگ وغیرہ ہونا شروع ہو گئی، یا بواسیر میں سے خون آتا ہے یا نکسیر آتی ہے، تو وہاں آپ نائٹریکم ایسیڈم کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ 2-3 اور اس کے کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دوا کے جتنے بھی ڈسچارجز ہیں وہ سارے کے سارے انتہائی بدبودار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس کا پیشاب، اس کا پخانہ، اس کا پسینہ، ایون اس کی وہ جو سانس ہے وہ بھی انتہائی بدبودار ہوتی ہے۔ پیشاب میں شدید تیز بو پائی جاتی ہے، اور کس طرح کی بو پائی جاتی ہے؟ گھوڑے کے پیشاب کی سی بو۔ یاد رکھیے کسی بھی مرض کے ساتھ اگر گھوڑے کے سے پیشاب کی سی بو پائی جاتی ہو تو یہ ایک سمٹم کافی ہے کسی بھی مرض میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف مثانے کے حوالے سے مسائل آ رہے ہیں، آپ کے پیشنٹ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے اور ساتھ میں اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پیشاب میں بہت زیادہ بو آتی ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے گھوڑے نے پیشاب کر رکھا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے نائٹریکم ایسیڈم کو استعمال کروائیے۔ اس کے جتنے بھی ڈسچارجز ہیں وہ بہت زیادہ تیزابی ہوتے ہیں، پرفیوز ہوتے ہیں، بدبودار ہوتے ہیں، ہاتھوں میں، پیروں میں، بغلوں میں انتہائی بدبودار پسینہ آتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کو ہاتھوں، پیروں میں اور بغلوں میں شدید پسینہ آتا ہو اور انتہائی بدبودار پسینہ آتا ہو، وہاں پر آپ نائٹریکم ایسیڈم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتائی، میں نے 2-3 اس میں بتا دی کہ اس میں جو پینز ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں جیسے کہ کھچیاں آپ کے جسم کے اندر بڑھی ہوئی ہیں، چھلتریں چبھ رہی ہیں آپ کو، اور یہ چھلتریں چبھنے کا احساس، یہ کھچیاں کا احساس کہیں بھی پایا جا رہا ہے، کسی بھی مرض کے ساتھ پایا جا رہا ہے، زخموں میں پایا جا رہا ہے، مقد کے حوالے سے پایا جا رہا ہے، ایون آپ کے ٹونسلز کے حوالے سے یہ چیز پائی جا رہی ہے، تو وہاں پر جو دوائی استعمال کی جاتی ہے وہ نائٹریکم ایسیڈم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا میں بھی ٹونسل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کس طرح کی دردیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن پھر بھی اس کے ٹونسل جو ہیں وہ بہت زیادہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، سرخ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر زخم بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ہیپرسلف میں جو ٹونسلز ہوتے ہیں ان میں پس پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ایسیڈم نائٹریکم ہے اس میں ٹونسلز جو ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے زخم بنے ہوتے ہیں۔ اسکن کے حوالے سے بھی اس کی علامات بہت نمایاں ہیں، اور اس میں وہی ہے کہ اسکن کے اوپر زخم بنتے ہیں، اور وہ زخم جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ان میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زخم بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر موقعوں میں اس دوا کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا میں جو مسے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیگڈ ہوتے ہیں۔ جیگڈ کہتے ہیں کہ کونے نکلے ہوئے، یعنی کہ جو سطح ہموار نہیں ہوتی، ایون نہیں ہوتی، ان ایون ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ نکیلے سے کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کو چھوا جاتا ہے یا ان کو دھویا جاتا ہے تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان زخموں میں بالکل وہی دردیں پائی جاتی ہیں جو نائٹریکم ایسیڈم کا خلاصہ ہے کہ سپلنٹر لائک پینز پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے نائٹریکم ایسیڈم۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ یہ بہت بڑی دوا ہے۔ اس دوا میں 3 میعاد پائے جا رہے ہیں، اور جس دوا میں 3 میعاد پائے جا رہے ہوں گے تو دیکھیے اس کا استعمال کہاں نہیں کیا جاتا ہوگا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مختصراً آپ کو بتاؤں، لیکن پھر بھی میرا جو لیکچر ہے وہ 23-24 منٹ کا ہو گیا۔ تو آپ نے یاد کس کے لیے کیا رکھنا ہے؟ ایک، اس میں تینوں میعاد پائے جاتے ہیں۔ پرسنالٹی کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ اس کے پیشنٹ کینہ پرور ہوتے ہیں اور سینسٹیو ہوتے ہیں۔ پھر اس کی جتنی بھی دردیں ہیں وہ ساری سپلنٹر لائک پینز ہوتی ہیں۔ اس کے جتنے بھی ڈسچارجز ہیں وہ سارے کے سارے
ऑफेंसिव होते हैं, इंतहाई बदबूदार होते हैं, और ख़ास तौर पर इसका यूरिन जो है वो उसमें गोरे की सी बू पाई जाती है। फिर इसमें हेमरेज का रुझान पाया जाता है, और जो इसका ख़ास असर है जो मकत के ऊपर है, मकत की ख़राबियों के ऊपर है, जो मुंह के लिए है, मुंह की ख़राबियों के लिए है, तो वहाँ हम नाइट्रिकम एसिडम का इस्तेमाल करवाते हैं। पोटेंसी इसकी जो है वो आप 30 पोटेंसी 200 1M कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये लो में ज़रा कम ही इस्तेमाल होती हैं, ऑल पोटेंसीज होती हैं इसकी इस्तेमाल। क्लिनिकली मैं नाइट्रिकम एसिडम को 30 पोटेंसी में आमतौर पर इस्तेमाल करती हूँ, या बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि मैंने 200 में इसको इस्तेमाल किया हो, वरना मैं इसको 30 में इस्तेमाल करती हूँ। और इस दवा को मैं मकत के हवाले से, मैं मुंह के मसाइल के हवाले से, फिर जिस तरह मैंने आपको कहा घोड़े जैसे पेशाब की बू के हवाले से, और ये बू अगर आपको गंठिया के मर्ज़ में मिल रही है तो वहाँ आपकी दवाई नाइट्रिकम एसिडम हो जाएगी। या फिर वजाइना के हवाले से, वोल्वाइटिस के हवाले से अगर मसाइल आएँ तो फिर मैं इस दवा को इस्तेमाल करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस दवा को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।